तो भाई पहले मैं ये यूनिट 1 खत्म कर देता हूँ क्योंकि यूनिट 2 प्रोबेबली मेरे को इतने अच्छे से नहीं आती। डाटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉट वगैरह ये सब के बारे में मेरे को आइडिया है हो होता क्या है। और इसमें से वैसे भी ईडीए मेन है और ये नल वैल्यूज वगैरह से डील कैसे करते हैं। देखो मैटप्लॉट का क्वेश्चन आ गया तो हिस्टोग्राफ वगैरह इससे रिलेटेड आएगा बनाने का। और उसमें यार कुछ भी लिख देना अपने मन से, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे इम्पोर्ट मैटप्लॉट लाइव एज पीएलटी करते हैं, ये सब की तुमने कर दिया कि हिस्टोग्राम का टाइटल का नाम वगैरह वैसे कैसे दिया। मैक्सिमम हिस्टोग्राफी आना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा बनाना हार्ड होता है, शायद ही आएगा, क्या पता नल वैल्यू वो आ जाए या तो ईडीए के टाइप्स आ जाए। तो क्या होता है, पिछले बार ईडीए नहीं पढ़ा था तो इतना मेरे को पता नहीं है ईडीए सेकेंड यूनिट का। फर्स्ट यूनिट पूरी कर देता हूँ, अगर सही रहा तो बताना, तभी ऐसे बताऊंगा, वरना मेरा मेन काम थर्ड और फोर्थ यूनिट का है। फिफ्थ यूनिट भी मैं पढ़ूंगा तो बता दूंगा। मैं पूरे नंबरों के लिए नहीं पढ़ता, लेकिन सही आना चाहिए कि हाँ जितना पढ़ा उतना तो, कि एल्गोरिथम भी पता तो होना चाहिए, लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह की कैसे काम करती है, बेस्ट फिट लाइन क्या होती है। और कोड आ गया तो देखो भाई तुम्हें रटना ही पड़ेगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कोड भी अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तभी चलेंगे, वरना तो चलेगा भी क्या। और वैसे भी वो पेपर हो रहा है, उधर तुम कोड की जगह ये भी लिख दोगे तो आधे नंबर तो दे ही देगा तुम्हारी मेहनत से। कौन सा पूरा तुम्हारे ऊपर ही है सब सब। जो भी है यार, कॉलेज के टीचर है, कौन से बहुत बड़े टीचर हैं, प्रैक्टिकल हो रहा नहीं है। पाइथन होती तो मैं पास भी नहीं होता प्रैक्टिकल में। मीन मीडियन मोड तो मीन साफ सीधी बात है, एवरेज होता है तुम्हारी पूरी जितनी भी वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये पूरी इसकी रेंज का सबको सम करोगे, उसको डिवाइड बाय एन करोगे तो उसको मीन कहा जाता है। नॉर्मल जब एक सिंगल उसका होगा, इन शॉर्ट फॉर्मूले में लिखना है 1/n सिग्मा आई जीरो से एन तक चलेगा। और तुम्हारे को एक्स आई की वैल्यू को बस जोड़ते जाना है, मतलब 1 + 2 + 3, क्या बच्चों वाला बता रहा हूँ, +4 + 5 + 6 अपॉन कितनी है, 6। 6 × 6 = 7 5 7 3 21, 21/3। अरे मैं जो कैसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। हाँ यार सही तो करा, 21/3 n×n+1, 6 × 7/2, थक 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 3, 21 21/3, n × n+1/2, n × n+1/2, 6 है, 6 7 3 7 21, तो 21 सम इसका 21 आया, 21/6 होगा ना, वही है 21/6। 7 कौन, और कितनी बकचोदी करता हूँ मैं, 3.5। तो मीन इसका इतना ही आया गया। तो ये तो सिंगुलर में मीन रह गया कि अगर सिंगल डाटा रहे, लेकिन अगर टेबल में मीन रह गया तो उसका कैसे निकालते हैं। जैसे ये तुम्हारी क्लास नंबर दे रखी है कोई सी भी, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6, 6 से 8, और इधर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 4 5 3, 3 4 5 3। तो अब अगर ऐसे टेबल में ऊपर वाला मीन निकालना आसान होता है, मुश्किल से ही कोई पूछता है, असलियत में ये वाला ही पूछा जाता है। तो इसमें तुम इसका इंटरवल निकालोगे सबसे पहले। इंटरवल मतलब ये प्लस ये अपॉन 2, तो दोनों को माइनस, सॉरी दोनों को प्लस करके उससे डिवाइड करोगे, मतलब यार इसको और इसको जोड़ना, 0.2 कर देना, तो इन दोनों का वो आएगा 2/2। यानी इसका इंटरवल 1 होगा, इनके बीच की वैल्यू 4 + 2 3 होता है, 3 6 + 2, अरे कुछ नहीं, इसमें दो तो जो जोड़ते जाना बस। तो ये इनका इंटरवल आया। अब तुम्हें क्या करना है, जो इंटरवल होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी बस उनको मल्टीप्लाई कर देना। 3 12, ये था 5 25, और ये था 7। भैंड चौथ, ये तो फ्रीक्वेंसी थी, ये 5 ही था, 5 × 5 25, 21। हाँ, अब ये जो आएगी तुम्हारी एफ एक्स आएगी, इन सबको जोड़ना है, 3 + 12 + 25 + 21 अपॉन कितनी बार जोड़ा है, ये 4 बार जोड़ा है। तो ये आ जाएगा 46 46 और 15 51 61 61/4, 15.25। तो ये इसका मीन होगा। सिंगुलर पे मीन निकालना आसान रहता है, सबको प्लस करना रहता है, लेकिन मीन
और इधर जब ग्रुप में डाटा दे रखा जाता है तब भी आसान रहता है, सबका इंटरवल निकाल के उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके बस उनकी जो न्यू फ्रीक्वेंसी आती है उनको ऐड ऑन करके वो करना पड़ता है, बस एक सिंगल स्टेप रहता है, एवरेज रहता है बस उसकी मीडियन का, बस इतना सही। और अगर राइट अप प्रोग्राम टू, ये तो बाद में बता दूंगा यार, साफ सीधी बात पता होना चाहिए कि numpy का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैट्स के साथ, इम्पोर्ट numpy एज np, और यहाँ पर इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज एस टी करते हैं शायद, हाँ। तो उधर से तुम अगर कोई सा भी, जैसे तुमने ए बनाया था एन पी डॉट जो सा भी, या तो डेटा फ्रेम लिया या तो तुमने कुछ भी ले रखा है, उसको बस तुमने ए डॉट मीन लिखोगे उसका मीन आ जाएगा, डॉट सम लिखोगे उसका सम आ जाएगा। आगे नंपाई में बता दूंगा, साफ सीधी बात, मीन क्लियर हो गया होगा, होप सो। अब मीडियन जो नॉर्मल होता है उसका मीडियन तो साफ सीधी बात है, आसान है, एक दो तीन चार। अगर इवन है तो उसका क्या होगा, जैसे n बराबर 4 है तो इवन, ये इवन है तो इवन में क्या करने का तुम्हारे को, n/2 प्लस n/2 + 1, इन ये दोनों वैल्यू देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यू है, ये दोनों में वैल्यू देखनी है। और जैसे n/2 4/2, तो सेकंड वैल्यू ये है और थर्ड वैल्यू ये है, तो 2 + 3, ये 2th वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 2th वैल्यू है तुम्हारी 2 और वो 3, हाँ अच्छा मैंने वही रख रखा है, तो 2 + 3/2, 5/2 ये है इसका, इसका मीडियन होगा, या तो 2.5 इसका मीडियन होगा सिंगल उसमें। लेकिन अगर अब ये ऑड होता जैसे 1 2 3 4 5th, तो जो इसकी n/2th वैल्यू होती वो उसका वो हो जाता, सॉरी n/2 तो उसमें मल्टी प्लस होता है, n/2 जो होती n+1/2 जो होती वो उसकी वो हो जाती मीडियन वैल्यू, चूँकि ये 3 था तो इसका ये मीडियन माना जाएगा। तो ये कहीं मुश्किल से ही पूछा जाता है, असलियत में ये आता है कि एक क्लास इंटरवल दे रखी है तुम्हारे को और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और क्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी रहती है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी रहती है 5 10 12 15 18। पहली बात अपन सबको इनको जोड़ना पड़ता है और आखिरी में नीचे सम लिखना पड़ता है, क्योंकि जो ये लास्ट वैल्यू होती है इसकी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी से इक्वल आती है। तो ये हुआ कितना, 30 45 50 60, ये 60 हुआ। अब क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बस इसका सामने सामने लिखना रखता है 5, अब इसमें ये 10 जोड़ना पड़ता है और फिर वो यहाँ पर आ जाता है 15, अब ये 12 इसमें जोड़ना पड़ेगा वो इधर आ जाएगा 27, अब ये 15 इसमें जोड़ना पड़ेगा 42, और अब ये 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60। ये और वैल्यू, ये वैल्यू हर बार इक्वल आती है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो अब जो तुम्हारा n है वो हर बार ये 60 माना जाएगा, ठीक है। मतलब रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इसमें करते कैसे हैं यार, फॉर्मूला अगर वगैरह डायरेक्ट बता दिया तो मीडियन का इधर फॉर्मूला तुम्हारा ये रहता है L+n/2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, ठीक है। ये इसका वो होता है। अब n तो अपना था 60, तो साफ सीधी बात है n/2 हो गया 30, 30। अब अपने को क्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, जहाँ पर पहली बार 30 क्लियर होगा, 30 क्रॉस होगा वो मीडियन होगा, ठीक है। और उसकी क्लास भी, तो 30 सबसे पहले कहाँ क्रॉस हो रहा है, 15, 30 यहाँ पर क्रॉस हो रहा है 47 पे, सबसे पहले 30 यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। तो इससे जो पहली वाली होगी वो क्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सी एफ ये कहलाएगा, ठीक है। सी एफ की वैल्यू हो गई 27, 30 - 27,
और फ्रीक्वेंसी तो इसी की लेनी है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 15। लोअर लिमिट भी इसी की लेनी है, बस एक ये सी एफ इसका ऊपर वाले का लेना पड़ता है, लोअर लिमिट ये, अपर ये, तो 30 लेनी है ये 30। बस हाइट कितनी है, हाइट डिफरेंस तो सब में 10-10 का है, हाइट डिफरेंस ये 30 से 40, 10 40 से 50, तो 10 ही का है हाइट डिफरेंस सब में, तो इंटू 10, 3 एक, ये 3 आएगा तो 1/5, 1/2, तो इसका मीडियन 32 आएगा। तो प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन है किया, और हर बार मीन मीडियन से हर बार क्वेश्चन आता है, मिड में भी आया था, एंड में भी आने की हर बार संभावना ही रहती है। मीन मीडियन मोड, मोड सबको पता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया, एक 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 3 4 5, एक सबसे ज़्यादा बार आया तो एक उसका मोड होगा, साफ सीधी बात। ये नॉर्मल उसमें हो गया। अब टेबुलर उसमें कि अगर किस में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, मार्क्स की रेंज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब 0 से 10 आए दो बंदों के, इसके बीच में आए 5 बंदों के, इसके आए 6 बंदों के, इसके आए 5 बंदों के, इसके आए 2 बंदों के, तो मोड का फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20 से 30 लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा f1, इससे पहले वाला होगा f0 और ये होगा f2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वो f1, अब बस वैल्यू रख दो, हाइट डिफरेंस पता ही है 10, और l उसकी लोअर लिमिट, तो क्या होगा, लोअर लिमिट थी 10 प्लस हाइट कितना, f1 कितना था 6 5 5, ठीक है, 6 माइनस 5, 6 इंटू 2 -5 इंटू हाइट डिफरेंस सबका 10 है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10 प्लस 20, 5, तो इसका मॉड 25 आएगा। सो इजी। रेंज जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी माइनस सबसे लोएस्ट वैल्यू, 1 2 3 4 5, हाईएस्ट 5 है, लोएस्ट 1 है, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, ये इसका हो गया आंसर। डेविएट कितना कर रहा है, डेविएशन की, जैसे x एक वैल्यू है, ठीक है, और x मीन आया, x एक वैल्यू है, मानो 1 2 3 ये वैल्यू है, और इसका मीन कितना आ रहा है 4 3 7 8 9 10, 10 अपॉन, हाँ 10/4, तो इसका मीन आ रहा है 2.5, x की, ये x मीन से कितना कम है, मतलब कितना कम है, ये मीन है कि इन पूरों का एवरेज ये एवरेज से कितना कम है, तो डिविएशन का फॉर्मूला होता है मॉड x माइनस एक्स, ये कि ये किससे इतना ज़्यादा है कि कितना कम है, जैसे ये 2.5 है, ये 1.5 कम है, तो 1.5 ही आ गया, ये कितना कम है, ये 0.5 कम है, ये 0.5 ज़्यादा है, ये 1.5 ज़्यादा है, तो बस इसी को कहते हैं डिविएशन की असलियत, मीन वैल्यू से कितना डिविएट कर रहा है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, सॉरी ये वो है, ठीक है। अब स्क्वायर डिविएशन क्या होता है कि बस तुमने इसका स्क्वायर कर दिया 1.5 का, तो उसको स्क्वायर डिविएशन कह दिया, बस कितना होता है 1 पॉइंट स्क्वायर का 1 का स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होता है 0.025, एक का 1 प्लस 0 पॉइंट प्लस 2 इंटू 0.5 ये होता है, तो कितना आया 2.025, कैलकुलेशन तो अच्छी हो गई मेरी। हाँ 2.205, तो बस ये आ गया स्क्वायर्ड, उसका स्क्वायर डेविएशन। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तुम बेफालतू में कंफ्यूज हो जाओगे स्क्वायर डेविएशन और इन सब टर्म से, इससे अच्छा सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ वेरिएंस और उसका, इसका एक सेकंड यार, सम ऑफ, जैसे ये स्क्वायर डेविएशन आ गया ना तुम्हारा, अब
ये तो पहले वाले का स्क्वायर डेविएशन आया, तुम सबका स्क्वायर डेविएशन को जब मिलाओगे तब वो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन कहलाएगा, कि पहले का स्क्वायर डेविएशन निकाला, उसको दूसरे में जोड़ा, तीसरे में जोड़ा, सब में जोड़ा, और वो आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। फिर वेरिएंस होता है, ये जो सम ऑफ जो भी डेविएशन आएगा उसको n से बस डिवाइड कर देने का, वो हो गया तुम्हारा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जो भी ये वैल्यू होगी उसको रूट निकालने का। अब मैं वेरिएंस का एक और बार फॉर्मूला लिख देता हूँ बेफालतू में कंफ्यूजन ना होने की वजह से डायरेक्ट लिखना, ये सब चुतिया आप है। 1/n x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा, कि x माइनस एक्स आई निकालना सबका और सबको जोड़ना और उसको n से डिवाइड कर देना। इसमें बस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, बस इसका रूट ले लेना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, बात खत्म। और एक होता है सैम्पल डेविएशन, सैम्पल में सैम्पल वेरिएंस डेविएशन होता है, उसमें 1/n की जगह n-1 रखना रहता है, बाकी फॉर्मूला सारा सेम रहता है ऊपर की तरह, ठीक है। और मीन डेविएशन डेविएशन की तरह रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह। एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब एक ही जैसे होते हैं, बस नाम अलग है इन लोगों का। फिर उसके बाद तुम्हारे आगे आउटलायर्स। आउटलायर्स समझो ये एक पूरा ग्रुप है किसी उसका, ये तुम्हारे स्ट्रक्चर का ग्रुप है, सारी वैल्यू सेम है। उधर ये एक वैल्यू आ जाती है तुम्हारी यहाँ पर, पूरे ये तब ग्रुप बन रखा है, लेकिन ये इतनी अलग है इन लोगों से, ये पूरा डिविएट कर रहा है तुम्हारे इस पूरे रिजल्ट को, ये चेंज कर रहा है। मतलब समझो कि किसी का तुम्हारे उसमें पैकेज लग गया 10 लाख का, और बाकी सबका लग रहा है एक एक लाख का, तो इस 10 लाख की वजह से 12/3 जो पैकेज है वो 4 लाख का बन रहा है, जबकि होना है ये नहीं चाहिए था। 4 लाख का पैकेज एवरेज आ रहा है, लेकिन असलियत में सिर्फ एक का ज़्यादा लगा है, बाकियों का कम लगा है। तो इस एक की वैल्यू की वजह से बाकी सारी वैल्यू अफेक्ट हो जाती है, तो इसी को आउटलायर्स कहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट में माना जाता है, Q1, Q2, Q3, Q4, 25%, 50% वैल्यू, 75% और 100%। इतना काम का नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला काम का है, चलिए आपकी बताता रह जाता हूँ मैं। अगर इसको निकालना हो कि कौन से क्वाड्रेंट में हो, कि n+1/4, अब k की वैल्यू रख लेना, जाएगा आंसर कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। कुछ काम का नहीं था वो, इसी के लिए आई क्यू आर का एक सेकंड में फॉर्मूला को देख लेता हूँ, मेरे को याद तो है। आई क्यू आर बराबर IQR3 माइनस IQR1। अब सबसे पहले होता है आई क्यू आर बराबर होता है Q3 माइनस Q1, ये इसका फॉर्मूला रहता है, ये याद रखना, क्वेश्चन इसी में से बनता है। अब दो चीज़ होती है कि कैसे पता लगे है कि नहीं आउटलायर है कि नहीं, एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। लोअर बाउंड के लिए तुम Q1 जो भी तुम्हारा क्वाड्रेटाइल होता है उसमें से जो भी ये IQR की वैल्यू आती है उसको 1.5x मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। और अपर बाउंड के लिए कि इन लोगों से ना वैल्यू ऊपर जा सकती है ना वैल्यू नीचे आ सकती है, अगर कोई वैल्यू इन लोगों के ऊपर या फिर नीचे आती है तो वो आउटलायर में कंसिडर की जाएगी। और दूसरा होता है Q3 प्लस IQR इंटू 1.5, बस इतना सा। फक। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ कि बहुत आसान सही, ठीक है, कि कैसे इसको वो करते हैं नहीं करते आउटलायर वगैरह। तो मानो 6, 5, 1, 7, हाँ, जैसे ये कोई तुम्हारे को ये दे रखा है वैल्यू, अब इसमें से तुम्हें आउटलायर बताना है कि है कि नहीं है कोई प्रेजेंट नहीं। तो सबसे पहले तुम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दोगे 1, 5, 6, 7। देखो भाई समझ में नहीं आ रहा होता यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी स्पीड ऐसी ही है। अब मेरे को पर्सनल वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को लग रहा है इसमें टाइम पास हो रहा है। मैथमेटिक्स यार बेसिक्स ये सबको आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हर बार आउटलायर में मीडियन निकालना पड़ता है, अगर मीडियन इवन है तो कैसे निकलेगा, n+1
और n/2 वैल्यू से, ठीक है, n/2 और n/2 + 1 वैल्यू से निकलता है। मैं हर बार एक क्वेश्चन याद आ जा रहा है मेरे को लीड कोड का, उसकी वजह से निकाल रहा हूँ मैं, बाय 2। तो ये इसका मीडियन है इवन का। लेकिन अगर ऑड क्वाड्रिलेटरल होता, मतलब ग्रुपिंग करेंगे, अब जैसे भी, एक सेकंड में ऑड का बता देता हूँ पहले ताकि कंफ्यूजन, डाटा हट जाएगा। 7 8 9, ये 8 है, तो n+1/2, ये वाली वैल्यू जो थर्ड वैल्यू है ये आउटलायर हो गई, मतलब ये क्वाड्रेटल अपना 2 हो गया, जिससे अपने को कोई मतलब नहीं। अब यहाँ का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ का ग्रुप बनाएंगे। अब इन दोनों में से अपन निकालेंगे मीन। मीन इसका और इसका निकलेगा, ठीक है। इन दोनों का जो भी मीन निकलेगा, अब जैसे निकलेगा कि क्या कहते हैं, इनका मीडियन निकालना है अब अपने को। तो इवन है, तो दोनों का जैसे यार दो ही बचे रखे हैं, तो n/2 तो क्या ही करूँ, 1 1 + 1 2 1 सेकेंड, तो 1 + 5/2। तो Q1 जो होगा तुम्हारा वो 3 आ जाएगा, और ये होगा इन दोनों का सम 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5। ये Q3 होगा। अब तुम्हारा Q3 - Q1 IQR आ जाएगा, जो कि होगा 7 - 3 4.5। अब बस तुम्हारे को इसकी वैल्यू रखनी है लोअर बाउंड के लिए, Q1 - IQR 4.5, इसका 1.5 गुना। तो ये वैल्यू माइनस में इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, और Q3 से इसमें इतना जोड़ देना, ये इससे ऊपर नहीं जा सकती, बस ये ऑड करेगी। अब इवन का चल जाता हूँ मैं एक बार, 1 5 6 7, ये है मीडियन निकलेगा। तो मीडियन 5 और 6 आएंगे, साफ सीधी बात है कि 5 वैल्यू और 6 वैल्यू इन दोनों का डिवाइड करके आएगा। तो ये तो Q2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। Q2 से अपने को कोई लेना देना नहीं। अब ये यहाँ का ग्रुप बनेगा और यहाँ का ग्रुप बनेगा। अब ये इस ग्रुप में से मीडियन निकालेगा वापस से, और ये वापस से इस ग्रुप में से मीडियन निकालेगा। तो इसका मीडियन आएगा 3, इसका मीडियन आएगा 13, 13/2, 13/2 6.5। तो वापस से सेम फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। अब ये किसी भी बड़ी वैल्यू में करोगे, किसी भी छोटी वैल्यू में करोगे, सब जगह एक ही आंसर देगा। तो बस इतना ही था, IQR काम का है। तभी मैं बोलना चाह रहा था, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा था मैं। प्रोबेबली ये तो ख़त्म हो गया फिर मेरा जो बताने का था, कि टोटल डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे सब एक जैसी हैं। लौड़ा पूछा जाता है, एब्सोल्यूट डेविएशन जो मैंने बताया गया वैसे करोगे, कुछ नहीं पूछा जाएगा। XI - XI उसको दिख रहा नहीं है क्या, अंधा है क्या, वो कितना करके दिखाऊं, मीन मीडियन मोड आउटलायर रेंज एवरेज डेविएशन, ठीक है निकल गया एवरेज। सारे डेविएशन निकालना एक बार, XI है -XI, मतलब X - XI कर दिया सिंपल, उसके बाद सारों को जोड़ देना डेविएशन को, तो वो तुम्हारा एवरेज होता है। मतलब डिवाइड बाय n भी कर देना, तो वो हो गया एब्सोल्यूट डेविएशन। वो उसी का होता है मीन डेविएशन जैसा, वैसे ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर डेविएशन जो नॉर्मल डेविएशन है होगा उसका स्क्वायर कर दिया, बस वो हो गया स्क्वायर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, सारे स्क्वायर डेविएशनों को तुमने जोड़ दिया, बस वो हो गया। मतलब सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही होता है स्क्वायर डेविएशन की तरह, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जितना भी स्क्वायर डेविएशन आया उनको सबको जोड़ दो, बस हो गया वो। तो क्या बकचोदी है। अब मैं आता हूँ ML में, मेरे फेवरेट टॉपिक में से एक, ML। या मेरे ड्राइंग का कहाँ गया बेटी चौथ, दिख पा रहा हूँ ना, प्रोबेबली आई कांट राइट हेयर। तो ML मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग एक ब्रांच है AI की। देखो ये बबल है पूरा, AI है, इसका सब पार्ट है ML, और इसका सब पार्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है, अपने न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है। न्यूरल नेटवर्क का एक बार सबसे आखिरी यूनिट है, हालांकि इतना पूछेगा नहीं, लेकिन बेसिक सा ये डायग्राम बना देना, बस इतना ही आता है कि ये, क्योंकि अपने दिमाग में न्यूरॉन होते हैं, तो वो इनपुट क्रॉस आउटपुट, कि देखो अगर अपने को, अपना दिमाग कैसे चलता है, किसी चीज़ के बारे में अपने को एक बार बताया गया तो वो सोचता है, न्यूरॉन्स उसके बारे में सोचते हैं। तो यही यही
रहता है न्यूरल नेटवर्क्स पे। ये न्यूरॉन पे काम करता है पूरा, अपने दिमाग के हिस्से पे, उस जड़ पे काम करता है कि अपना दिमाग कैसे सोचता है, ह्यूमन दिमाग कैसे सोचता है। कि अपने को एक चीज़ दिखाई गई, अगर गाय दिखाई गई, तो वो इमेज सोचता है दो तरीके से कि कौन सा बेस्ट होगा, कौन सी किस ब्रीड की होगी। अगर कोई कुत्ता दिखाया गया कौन सी ब्रीड का होगा वो सोचना होगा, तो अपने एक रास्ता तो कुछ और सोचेगा, दूसरा दिमाग का कुछ और सोचेगा, फिर वो सबसे बेस्ट बताएगा कि वो क्या करता है। तो इसको डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग एक एमएल की लाइब्रेरी होती है। तो फिलहाल तो एमएल बतानी थी तो एमएल बता देता हूँ। डीप लर्निंग का इधर पूछा भी नहीं गया, मैंने कोर्स ले रखा है तो मैं उस हिसाब से ज्ञान झाड़ता रहता हूँ, भैंस की टंगड़ी मारूं। ये है भी नहीं कुछ इतना डीप लर्निंग समझने लायक। बस ये याद रखना न्यूरल नेटवर्क पे काम आता है। ये डायग्राम बना दोगे कि ये ऐसे ऐसे जाके आउटपुट दिखा देता है, वो टीचर खुश हो जाएगा कि बेटी चो दिए क्या बोल दिया। हाँ, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन। इतना दिमाग है क्या, दिमाग पढ़ ले कोई इंसान। एमएल सबसे अच्छा मशीन लर्निंग ब्रांच ऑफ एआई है, जिसमें हम मशीन को सिखाते हैं कि कुछ ना कुछ करना, कि किसी चीज़ को कैसे करना है, किसी चीज़ को ट्रे टेस्ट कराते हैं मशीन को। तो इसमें क्या करता है, मशीन सीखती है। जो मशीन है वो जो रॉ डेटा होता है, डेटा जो अपन उसको प्रोवाइड करते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं उसके बाद ये काम कर रहा हूँ, ये नहीं। चलो कोई क्रिकेट का स्टैट्स लेके मानते हैं कि रोहित शर्मा ने इस मैच में 100 रन बनाए। उसी पहले रोहित रोहित ने मेलबर्न में खेला, उसने 100 रन बनाए। अगली बार मेलबर्न ने खेला, उसने 100 रन बनाए। अगली बार उसने खेला, 100 रन बनाए। तो यही उस डाटा को लेके प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो उस माहौल पे कैसा खेलता है, वो उस कंडीशन में कैसा खेलता है। ये उन डाटा को देखेगा और उस हिसाब से उसका एवरेज बताएगा कि इस ग्राउंड में कितना है, तो अगली बार उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए। तो एमएल क्या करता है, एमएल एक ऐसी ब्रांच है एआई की जो सीखता है फ्रॉम डाटा, और जिसमें कोडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, एक्सपेक्टेड प्रोग्रामिंग रहती है इसमें ज़्यादा। अंग्रेजी छोड़ता हूँ आप ज़्यादा। सब पार्ट ऑफ एआई होता है दैट अलाउ द सिस्टम टू, नो ये नहीं है डेफिनेशन। हाँ, सब पार्ट ऑफ अलाउड दैट, सब पार्ट ऑफ एआई दैट अलाउ द सिस्टम टू लर्न फ्रॉम द डाटा विदाउट एक्सप्लिसिटी प्रोग्राम। ये सिस्टम को, वो ये मशीन को पूरा लर्न कराता है उस डाटा की मदद से, बिना ज़्यादा प्रोग्रामिंग या फिर उसका सहारा लिए। सीधा ये डाटा को एनालाइज करता है, उसको पढ़ता है और उसके बाद ही उसी से सीखता है। तो इसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। ये एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है बहुत सारी, जैसे के एन एन हो गई, सी एन एन हो गई, CNN उसका इस्तेमाल करता है। इन शॉर्ट मशीन लर्निंग ये होता है कि हम मशीन को सिखा रहे हैं डाटा की तरफ से, प्री डिस्क्राइब्ड डाटा की तरफ से, कि कोई हम उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये कार है, ये कार ऐसी दिखती है। तो अगर कोई चीज़ उसको इस प्रकार की दिखती है तो वो उसको कार डिक्लेयर कर देगा, वो इसी से सीखता है। वो क्या काम करता है, ये एल्गोरिथम से प्रिडिक्शन कर, ये एल्गोरिथम जो होती है उनसे डाटा को एनालाइज करता है और उससे प्रिडिक्शन बनाता है। और टाइम द टाइम हर बार उसको जितनी बार ट्रेन करोगे वो इम्प्रूव करता रहेगा। जैसे चैट जीपीटी हो गया, उसको भी वो सारा डाटा देखता है, ह्यूमन का पढ़ता है। वो कभी हर बार वो यस 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 करके हर बार आंसर देता है। वो हर बार तुम्हारी जितना बार तुम उसको प्रॉम्प्ट दोगे वो उससे सीखता है, तुम्हें एनालाइज करता है, वो उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारा जवाब देता है कि तुम किस बात में कंफर्टेबल हो। या तो वो करता है, वो आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को, कि कैसे तुम्हारा सोचने का तरीका है, किस हिसाब से तुम किसी चीज़ को एनालाइज करते हो। जैसे ये रहा इधर डायग्राम पे कि सबसे पहले ये है बेसिक कि कैसे चलता है अपन पहले वो प्रॉब्लम समझता है, प्रॉब्लम को पढ़ता है, एनालाइज करता है। उसके बाद वो किसी भी एमएल मॉडल को देता है, के एन एन हो गया है तो किसी को देता है। उसके बाद वो इवेलुएट करता है, उसका आंसर निकालता है, क्या वो आंसर सही आया। अगर सही आया तो उसको लॉन्च कर देता है, और नहीं आया तो वापस से वो एरर प्रॉब्लम को वापस से पढ़ता है और उसके बाद वापस से वो एमएल मॉडल को देता है। अब इसमें डाटा आता है बीच में कि ये डाटा से ही सीखता रहता है वगैरह। तो यही होती है एमएल, कि ये रहा कि डाटा है, अपडेट गया, ऑटोमेट हुआ, इन शॉर्ट। कहाँ गई मेरी। हम्म, तो बस एमएल एक ऐसी ब्रांच है एआई की जिसमें हम मशीन को सिखाते हैं डाटा की मदद से, जहाँ इतनी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या करता है, एनालाइज करता है डाटा को और उसके बाद प्रिडिक्शन देता है, प्रिडिक्ट करता है स्कोर को। टाइम के साथ ही इवॉल्व होता जाता है, ज़्यादा करेक्ट होता जाता है, और एनालाइज करता रहता है ये पैटर्न्स को, कि
अगर एक चीज़ है कि तुमने एक बार उसको डॉग दिया कि एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई, तो वो उसको एनालाइज, अगर वो फोटो देखेगा तो आराम से पहचान जाएगा कि हाँ भाई ये कुत्ता है। और उसी पैटर्न का कुछ चीज़ दिखाओगे तुम उसको कुत्ते से रिलेटेड, तुमने एक बार जर्मन शेफर्ड दिखा दिया, तो वो सिर्फ तुमने पहले तो जर्मन शेफर्ड ही फीड कर रखा है, लेकिन वो उसको एनालाइज करता करता रहेगा, दूसरी ब्रीड का होगा, पफ होगा तो वो पफ डिक्लेयर वगैरह कर देगा। एमएल की मेजर तो तीन वो रहती है कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या आता है, इसमें जो हमारा इनपुट होता है वो हम करेक्ट आउटपुट के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे स्पैम फिल्टरिंग रहती है, स्पैम वो ईमेल स्पैम है कि नहीं है, ये फिल्टरिंग हो गया कि मतलब तुम्हारा इनपुट जो जो भी तुम इनपुट डालोगे वो करेक्ट आउटपुट के साथ है ही, कि इसके अलावा उसका कोई आउटपुट होगा ही नहीं। करेक्ट पूरा लेबल डेटा पे होता है ये, पूरा लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा मतलब पहले से ही डिस्क्राइब करा, लेबल सेट की पहले से ही सेट डिस्क्राइब हो रखा है कि हाँ भाई ये इसके बाहर नहीं जाएगा, इसका आंसर या तो यस ही आएगा या तो नो ही आएगा। इसको दो चीज़ में करते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में तुम्हारा यही आता है स्पैम फिल्टरिंग, यस और नो, जिसमें तुम्हें सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए रहती है, डिस्क्रीट लेबल या फिर क्लास चाहिए रहती है, जिसमें तुम्हें बस क्लासीफाई करना है कि हाँ ये मतलब तुम्हारा स्पैम है कि नहीं है, बस इन इन शॉर्ट यही रहता है। और रिग्रेशन तुम्हारे को कंटिन्यूस वैल्यू देनी रहती है, कंटिन्यूस कोई नंबर रह गया, कोई सा टाइप रह गया, जैसे इसमें आ गया किसी हाउस प्रिडिक्शन आ गई कि आज से 5 साल बाद इस घर की क्या कीमत रह जाएगी, उसका एरिया और आज की कॉस्ट देख के मैथमेटिक्स की कॉस्ट लगा के। तो इन शॉर्ट यही रहता है रिग्रेशन। इसमें भी दो आते हैं, लॉग लॉगरेश लॉगरेशन, नाम भूल जाता हूँ यार, मेरी इंग्लिश खराब है, लॉगरेशन और लॉगरेथिक, दो आते हैं। तो बस अभी तो पेपर के लिए थ्योरी आती है भाई, एमएल के पेपर में यहाँ पर पूरी क्या बताया जाए। उसके बाद इसकी आ गई एल्गो, कि एल्गोरिथम कौन कौन सी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, कि सुपरवाइज्ड में कौन कौन सी एल्गोरिथम स्टार्ट होती है, मतलब करते हैं। के नियरेस्ट आती है हमारी, आती है लीनियर रिग्रेशन आता है, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाँ यही कहना चाह रहा था फिर मैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन कर सकते हैं, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और न्यूरल नेटवर्क सबसे बढ़िया। अनसुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, एक सेकंड में कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना सुपरवाइज में, टाइप्स ऑफ, हाँ सुपरवाइज लर्निंग इन ट्रेनिंग सेट यू फीड, इन दिस द ट्रेनिंग सेट यू फीड टू द एल्गोरिथम इंक्लूड द डिजायर्ड सॉल्यूशन, कि हाँ हम इनपुट देते हैं आउटपुट आ जाता है। क्लासिफिकेशन होता है कि क्लासिफाई कर रहे हैं कि डिस्क्रीट लेवल चाहिए, स्पैम फिल्टर, यस और नो, प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ स्टॉक वगैरह की 1 साल बाद। कि एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है सुपरवाइज लर्निंग में, कि के नियरेस्ट हो गई, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क। भाई अगर तुम लोगों को बस इसका यही पता है ना कि यूज़ क्या है वगैरह, तो कुछ भी लिखोगे तो वो नंबर दे देगा बस के, कि इसके डेफिनेशन पता है कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह भी। अनसुपरवाइज लर्निंग इसमें ट्रेनिंग सेट अनलेबल्ड होता है, मतलब इसमें कुछ इनपुट आउटपुट के साथ एसोसिएट नहीं रहता। ठीक है, इनपुट इंडिपेंडेंट रहता है, आउटपुट लेकिन इनपुट पे डिपेंडेंट रहता है। साफ सीधी बात, ये सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुप करा जाता है कि किस बंदे की, जैसे ये मानो ये एक ट्रेनिंग सेट है, कि ये ये कुछ लोग हैं, ये जो ऊपर वाले लोग हैं, ये हैं टीचर्स, ये हैं स्टूडेंट, ये हैं जो कॉलेज में काम करते हैं, प्यून व्यून का ये, और ये खाना बनाने वाले कैंटीन वाले। तो ये इसको कोई सिर्फ इसको लोग दे रखे हैं, ये इनकी ड्रेसिंग सेंस से, ये जैसे टीचर्स हैं, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने स्टूडेंट के कपड़े पहने होंगे, टीचर्स ने टीचर्स के कपड़े पहने होंगे, इन लोगों ने अपना सामान पकड़ रखा होगा और इन लोगों ने अपना कैंटीन का सामान पकड़ रखा होगा, ये ट्रेनिंग सेट होगा। तो ये खुद ब खुद इन लोगों के हाल चाल देख के, इनकी सिमिलैरिटीज देख के इनको ग्रुपिंग कर लेगा, और ये उसमें से इनको अपने अलग अलग हिसाब पे बांट के वो कर देगा, खुद ही लेबल कर देगा कि हाँ ये इस लेवल का है, ये उस लेवल का है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है, क्लस्टरिंग आता है। ये तो एल्गोरिथम्स है सारी, के मीन्स वगैरह, डीबी स्कैन अगले आगे में आएगी, तो थर्ड फोर्थ में वैसे ही बता दूंगा। अगर मेरे को तो प्रोबेबली लग रहा है मैंने इसमें इतना अच्छा नहीं समझाया होगा, तो कोई नहीं यार, फर्स्ट यूनिट थी इसी के लिए, मेरी ट्रायल के लिए थी, कि मैं देख रहा था कि सही समझा पाता हूँ नहीं समझा पाता।
वरना तो मेरे को पेन पेपर में ही सही समझाता हूँ मैं, वही सबसे अच्छा है। क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग मतलब अपन ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग का मतलब ये रहता है कि अपन ग्रुपिंग करते हैं डेटा को जो बिल्कुल सेम, जैसे जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि टीचर्स जो सेम कपड़े, बच्चे वगैरह, तो जो सिमिलैरिटीज होगी इन लोगों में, ये उनके बीच में उनको ग्रुप कर देगा डाटा को। वही एनिमली डिटेक्शन तुम्हारा ये नीचे दे रखा होगा कि ये आउटलायर्स के ऊपर पूरा होता है कि सब लोग एक साथ हैं लेकिन जो अलग है, सबसे अलग है, तो उसको एनोमली कहता है और वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये रहता है विजुअलाइजेशन एंड डी, मतलब पूरा विजुअलाइज करता है ये मैट प्लॉट वगैरह उसकी तरीके से। इतना होगा नहीं है। एसोसिएट रूल, हाँ ये आता है थोड़ा। एसोसिएट रूल होता है कि ये तुम्हारा रिलेशन बताता है किसी और के साथ। जैसे कि बाइक है, तो बाइक और हेलमेट का एक रिलेशन है। अगर तुम बाइक चला रहे हो तो तुम हेलमेट पहनोगे, इनका एक रिलेशन है। कार है और एयर फ्रेशनर है, इनका एक रिलेशन है। ये एसोसिएशन रूल दो लोगों के, दो किसी के उसमें रिलेशनशिप बताने के काम आता है। बस ये उसी का पार्ट रहता है। बैच लर्निंग वगैरह ये है नहीं, लेकिन ऐसे बताने में क्या जा रहा है। बैच लर्निंग ये रहता है कि इसमें क्या रहता है कि जो ये ज़्यादा डेटा सेट पे काम नहीं कर सकता है, इस डेटा सेट को पहले से ही वो करना रहता है कि इसको ऑफलाइन ही पहले इसको ट्रेन करना रहता है। उसके बाद प्री डिस्क्राइब जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है उस पर ट्रेन करना रहता है। फिर इसको जब हम डिप्लॉय नहीं, हम इसको पोस्ट प्रोडक्शन पे लेके आते हैं, तब भी हम इसमें नया नया डाटा नहीं ला सकते। पहले हम इसको पूरा सही में से चलाते हैं, पूरा डाटा देते हैं जो हमारे पास प्री डिस्क्राइब्ड है, ये उसी से समझता है, सही करता है, उसके बाद ये डिप्लॉय होता है। और बस यही रहता है कि जो हमारे पास ऑनलाइन डाटा, मतलब हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते डाटा को, जो हमारे पास केपेबल डाटा है उसी से करते रहते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि कितना भी डाटा आ जाए, ये हमारे पास ऐसा सिस्टम रहता है कि ये उनको एनालाइज करता वगैरह रहता है। ये तो फालतू की चीज़ रह गई, तो ऑफिस नोट्स में कुछ काम का नहीं है। आगे की चीज़ रह गई वो एमएल था असली, वो जो कि पूछा नहीं जाता है यहाँ पर। उसके बाद आ गई एनएमली। एनएमली नहीं, सॉरी, उसके बाद आ गई री का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि चेस गेम। जब जिसने सबसे पहले चेस जो प्रोग्राम पे बनाया था, पाइथन में बनाया था, किसने बनाया था मेरे को अभी इतना याद नहीं है, लेकिन जो जिस मेरे को कहानी याद है उसकी, जिसने ये बनाया था उसको खेलना, मतलब चेस बन तो पहले रखा था, लेकिन जिसने प्रोग्राम बनाया था उसको चेस खेलना नहीं आता था। तो उसने क्या करा था, हाँ उसने सबसे पहले वो प्रोग्राम लिख दिया था, उसने उसको सीपीयू से ही खिलवाया था। एक सीपीयू, जैसे ऑनलाइन अभी लूडो में भी चलता है सीपीयू प्लेयर कि तुम अकेले रहते हो, फिर तुम्हारे साथ सीपीयू खेलते हैं। तो री भी यही होता है कि जो ये कंप्यूटर है, ये इसके इन्वायरमेंट से सीखता है सारी चीज़ें। इसको ना कोई डेटा सेट की ज़रूरत होती है, ना किसी की चीज़ होती है। ये काम करता है और इसको फीडबैक मिलता है। एजेंट काम करता है, इसको फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक के ऊपर अगर फीडबैक पॉजिटिव होता है ये तो काम करता है, नेगेटिव होता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है तो कुछ काम करता है। तो इन शॉर्ट ये पूरा इन्वायरमेंट से सीखता है। ये काम करके देता है, इसको फीडबैक मिलता है, ये उसको एनालाइज करके या तो अच्छा है तो और अच्छा बनता है, खराब है तो उसको सुधारने के लिए करता है जहाँ पर इसकी गलती है। तो टोटली री पूरी अपनी उस पर चलती है कि फीडबैक पे चलती है कि हाँ कोई मेरे को फीडबैक देगा तब जाके मैं अच्छा काम करूँगा। हाँ, तो प्रोबेबली गो तो हो ही चुकी है कि हाँ एजेंट्स लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट रिसीविंग रिवॉर्ड्स और पेनल्टी टू मैक्सिमाइज। एजेंट एक्शन परफॉर्म करेगा एंड एनवायरनमेंट फीडबैक देगा, ठीक है। हाँ, कि मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ काम आती है। देखो मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ काम आती है। सबसे पहला किस चीज़ में काम आती है मशीन, किसी में भी बता दो यार, डॉक्टर के कितना काम आती है कि कोई सा भी वो एक्सरे तुम वगैरह करा रहे हो, वो तुम मशीनों से ही तो करा रहे हो। एक्सरेज जाती है तुम्हारे उसमें, एक्सरे हो गया। अब कोई जैसे दवाई, और दूसरी चीज़ हो गई वो कि तुम्हारी जान जाने का कितना परसेंट वगैरह मतलब जैसे कोई बीमारी हो रखी है उसके कितने परसेंट रिस्क है जीने के, मरने के वगैरह, कितनी परसेंट संभावना है वो बीमारी बढ़ने के, घटने के। तो वो भी एमएल मॉडल से ही देखा जाता है। उसके बाद तुम फाइनेंस में इसका बहुत ज़्यादा कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग आजकल नया नया चल रहा है कि ये एनालाइज करता है पूरे मार्केट को, उसके बाद ये बताता है अप जाएगा डाउन जाएगा। एल्गोरिथम ट्रेडिंग कहते हैं इसे। फ्रॉड डिटेक्शन करता है कि यार ये फ्रॉड है कि नहीं है। स्पैम डिटेक्शन करता है। रिकमांड करता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो हो गए, ये तुम्हारा अनसुपरवाइज लर्निंग पे आता है
कि तुम्हारे ग्रुपिंग कर देता है तुम्हारे फीड को लेके, इंस्टाग्राम की रील, प्राइस डिटेक्शन की, प्लॉट प्लॉट कहीं खरीदना हो तो आगे कहाँ काम आएगा। उसके बाद डिमांड, हाँ कोई चीज़ कितनी डिमांड में, मार्केट में क्या सबसे ज़्यादा डिमांड में, किसका शो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में, ट्रेंडिंग में कौन है, ये सारी किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, कि कौन से सप्लाई की ज़्यादा है। आजकल तो मुझे नहीं पता किसकी है। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एमएल का हाथ है। नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जो सी भी अपन इंसान लोग बोलते हैं, चैट बॉक्स रह गया। कंप्यूटर विजन, सेल्फ ड्राइविंग कार जो भी दुबई दुबई में नहीं आई है, इंडिया पे पता नहीं कब आएगी, आएगी भी क्या। सेल्फ ड्राइविंग कार में ये इस्तेमाल होता है कि कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, कि कंप्यूटर खुद भी पास में एनालाइज करेगा, देखेगा कि सब चीज़ कैसी चल रही है वगैरह, वो सब चीज़ें खुद भी। तो इतना ही है भाई, 5 देख लिए बस काफ़ी। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज मशीन लर्निंग, वो टेलिट्स, वो टाइप्स, कि किस कितने सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, और उसके कहाँ कहाँ वो होते हैं, तो ये उसके लिए था। यूनिट 1 से तो यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, मीन मीडियन मोड, और दूसरा यही कि रीइंफोर्समेंट वगैरह कितने टाइप का हो गया। तीसरा क्वेश्चन आएगा तो लिस्ट टपल का आएगा, मेरे को तो नहीं लगता ये आएगा, तभी मैं इतना जल्दी मैं बता रहा हूँ। लिस्ट, लिस्ट क्या होती है, जो भी ये इनसे चालू होती है लिस्ट। लिस्ट ये है पाइथन में, ठीक है। और इसको ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। इसमें कुछ भी टाइप के आ सकते हैं, जैसे इंट टाइप का हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ये डबल टाइप का हो गया। तो ये लोग जितने भी, बहुत सारे लोग के एक साथ आ सकते हैं, तो उसको लिस्ट कहा जाता है। अब ये ऑर्डर्ड फॉर्म में रहती है हर बार, कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएगा, कि ये नहीं आ सकता 6 4 1, ये अनऑर्डर्ड है, नहीं आएगा, ऑर्डर्ड में आएगा 1 2 3 सीधा, की सॉर्टेड फॉर्म इन शॉर्ट। और ये रहते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब क्या होता है, बस ये एक बार क्रिएट हो गए तो ये बाद में चेंज हो सकते हैं। और अनम्यूटेबल वो होते हैं जो बाद में चेंज नहीं हो सकते, ये चेंज हो सकते हैं जो म्यूटेबल होते हैं। उसके बाद आते हैं टपल्स। टपल्स होते हैं जो इन ब्रैकेट में आते हैं, उनको टपल्स कहा जाता है। और इसमें सिर्फ एक ही टाइम के आ सकते हैं, और फिक्स रिकॉर्ड्स स्टोर करता है ये, और ये भी ऑर्डर्ड रहता है। ये फास्टर होते हैं और कम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, फास्टर होते हैं और मेमोरी कम इस्तेमाल करते हैं। बस थ्योरी पढ़नी है यार भाई, और क्या है। और इम्यूटेबल होते हैं, ये एक बार बन गए तो बाद में डिलीट नहीं करे जा सकते, चेंजेस नहीं बैठाए जा सकते। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होते हैं, कि किसी भी फॉर्मेट में भेज दो, कुछ मतलब नहीं, की वैल्यू पेयर में इन शॉर्ट शो करते हैं। जिसमें से की जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, और ये म्यूटेबल मैपिंग होती है, मतलब पूरा जो भी हैशिंग वगैरह करते हैं, कि इसमें ये आया उसमें वो आया। हैशिंग पड़ी होगी तो आ जाएगा भाई, वरना मैं हैशिंग बता नहीं सकता, इतना बड़ा है मेरे को तो आता है हैशिंग, चेनिंग, उसके अंदर सब पार्ट्स कितने सब कुछ होते हैं। और फिर तो क्या था, नॉर्मल फॉर लूप कैसे लगती है पाइथन में, कि फॉर आई इन रेंज। यार ये पूछा भी नहीं जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, ये फालतू है ये, कि क्या काम का ये। इफ़ कंडीशन, इफ़ अगर x से ज़्यादा, इतने से ज़्यादा है, एल्स इतने से, इफ एल्स, नॉर्मली तो कंडीशन है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। नहीं पूछा जाएगा भाई, छोड़ो, दिमाग का बोछड़ा हो रहा है। अब मेन 3 चीज़ें, नमपाई वगैरह, मैटप्लॉट तो विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देखो भाई, सबके यूज़ पता होनी चाहिए, और बस सबको पता हो, ये पता होना चाहिए कि सिर्फ वो एक लाइन क्या लिखते हैं और सब कुछ क्या होता है। उसके बाद तुम तुम्हारे मन की बताओ, कोई टीचर नहीं पढ़ने का, पहली लाइन जरूरी रहती है, उसके बाद कोई पढ़ता भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेरे नंबर वैसे ही आते हैं। मैट प्लॉट लाइब्रेरी तुम्हारा बस किसी चीज़ को प्लॉट करने के काम आती है उधर। मैट प्लॉट कि कैसे प्लॉट कर रहे हो, लाइन से प्लॉट कर रहे हो, कि स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, बार चार्ट में प्लॉट, हिस्टोग्राम में प्लॉट, ठीक है। बहुत सारे हो गए, 5 याद रख लेना बस, किसी के भी, एक लाइन हो गया, एक स्क्रैटर हो गया, एक बार ग्राफ हो गया, एक हिस्टोग्राफ हो गया, एक पाई चार्ट हो गया। तो ये हो गए बस 5। ये किसके लिए, डाटा विजुअलाइज करने के लिए काम आता है। और इसको लिखते कैसे हैं, इम्पोर्ट मैट प्लॉट LIB as PLT, बस ये याद रखना, हो गया। बस अब उसके बाद तुम नाम दे दो, कि
PLT डॉट शो, मेरे को आता नहीं है फॉर्मेट में, बोल रखा हूँ अभी, आप सीधी बातें गलत क्यों बताऊँ। तीन चीज़ मेन, numpy, import numpy as np, पांडा को एज pd, skitlearn को थोड़ा वो करते हैं, import sklearn डॉट लर्न, ऐसे ही करके, मेरे को याद नहीं है यार, साफ सीधी बात है, अभी पढ़ रखा नहीं है, लेकिन पता है किस किस के लिए करते हैं। तो numpy किसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, अपन जैसे जो सभी एरे का होता है या फिर 2D एरे हो गया, तो किसी भी प्रकार की एरे या फिर मैट्रिक्स होती है उसके लिए अपन numpy का इस्तेमाल करते हैं। numpy से क्या होता है, जो मैथमेटिकल टूल होते हैं, जैसे मीन वगैरह, डॉट अपन मीन करके निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, अपन को शेप निकालनी है डॉट शेप करके निकाल सकते हैं। तो ये कम टाइम में ज़्यादा, ये ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा कम स्पेस लेता है। अब जैसे कोई एक वेक्टर थी जो तुमने बना रखी थी, एक 1 2 3 की तुमने मैट्रिक्स बना रखी थी, अब अगर किसी से तुम एक पे भी ऑपरेशन प्लस करते हो ना, +2 करते हो ना, तो वो सब में प्लस होगा, सिर्फ इकलौती एक में नहीं होगा, ये सब में होगा। ये इसका एक एडवांटेज है, वेक्टराइज होता है ये ऑपरेशन सब में। और मैथमेटिक्स के वो निकाल सकता है यार ये, कि मैक्स सम, तो बस ये मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल टूल के लिए आता है, ये प्री डिस्क्राइब ML लाइब्रेरी है। वैसे ही पांडाज आ गई, पांडास इस्तेमाल करी जाती है एसपीडी के नाम से, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। ये तुम्हारे डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के काम आता है, कि कोई सा भी स्ट्रक्चर डाटा हो गया, या फिर देखो 2 सीरीज होती है, एक होता है 1D, उसको कहते हैं सीरीज, और दूसरा होता है 2D, जो डाटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है, तो उसको कहा जाता है डाटा फ्रेम, DF। .csv फाइल मतलब वो मानो स्प्रेडशीट की जो फाइल होती है, या तो SQL में जो टेबल वेबल बनाते हैं, वो भी किसी स्ट्रक्चर्ड डाटा को डेटा फ्रेम कहा जाता है। और सीरीज, जब जिस सीरीज 1D एनो जो सिंगल कॉलम में होती है, उसको वो कहा 1D कहा जाता है। डाटा मैनिपुलेशन के काम आता है ये, जो हैंडलिंग, जो मिसिंग डाटा हैंडलिंग होते हैं ना, जो डॉट इज नम ऐड वाले, या तो फिल एन, जो भी, कि एरर मिसिंग वैल्यूज वगैरह, फिल एन ए, एफ फिल एन ए, फास्ट फिल, बैक फिल, फ्रंट फिल, बैक फिल, जो भी होता है भाई यार, याद नहीं है इतना मेरे को, मैंने क्योंकि पढ़ रखा नहीं है यार, अभी अभी देखना पड़ेगा ना, नोट्स हैं वगैरह कुछ है, अकेला अपने वाले नोट्स, तो भाई मेरे नोट्स कहाँ के हैं ये कुछ भी नहीं है, ये तो पाइपलाइन है, मेन ML है, पाइपलाइन पढ़ाया भी नहीं होगा क्लास वगैरह किसी में। RSME, हाँ ये पढ़ा रखा है, ये तो रिग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा रखा था। देखो ये है क्लास, इतना सब में तो मर जाऊँ मैं करते करते, हो मैं खुद डिप्रेशन में आ जाता हूँ मैं इसकी, जस्ट अटेम्प्टिंग। और डाटा क्लीनिंग के काम आते हैं, फालतू वैल्यू को निकालो, डाटा को सही करो, फिल्टरिंग के काम आते हैं, ग्रुप करने के काम आते हैं डाटा को, कि ग्रुपिंग करती, मेन करती है, मेन काम तो डाटा फ्रेम बना के उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाने का ही रहता है। उसके बाद आ गई तुम्हारा स्किटलन, ये ऊपर वाली भी लाइब्रेरी थी ML की, ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ML की। इसमें सारी ML के एल्गोरिथम जितनी भी अपन परफॉर्म करते हैं, KNN हो गया, CNN हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, जोसी भी हो गया, ये उसके काम की आती है, ट्रेन एंड एवेल्युएट के लिए रहती है। सबसे मेन एक चीज़ होती है पूरा उसको, कि अपने डाटा को ट्रेन कराना, ठीक है। ये इसके मेन सिर्फ 3 काम रहते हैं, कि एक डॉट फिट, एक डॉट प्रिडिक्ट, डॉट ट्रांसफॉर्म। तो ये 3 ही काम इसके सबसे मेन रहते हैं, अगर ये कर दोगे तो उतना भी नंबर मिल जाएगा, कि डाटा प्रिडिक्ट करता है, उसको फिट करता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है सही में, कि पहले मॉडल देखता है कि कौन सा मॉडल डालेगा, कि मॉडल लेबल इनकोडर डालेगा, इनकोडर की किसी चीज़ को भी, जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग वगैरह है, उनको इनकोड कर देता है लैंग्वेज में, जो कि अपनी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 है, उसमें कर देता है मॉडल। तो इस सारे मॉडल को पहले फिट करता है, टेस्ट एंड स्प्लिट करता है, उसके बाद प्रिडिक्ट करता है उसका आंसर, और उस पर वो करता है। तो बस यही था भाई, पहली यूनिट इतने देर में ख़त्म हो सकती थी, मेरे से तो जितना था मैंने कवर करने की कोशिश करी। नॉट प्रोबेबली आई एम नॉट द गुड। स्किट लाइन हो गया बेसिक, हाँ तो ये तो हो ही गया, कि ये तो भाई अगर ये इसमें से समझ में नहीं आया तो भाई मैं वैसे ही बता दूंगा ना यार, इसमें क्या है, लीनियर रिग्रेशन में जो बेस्ट फिट लाइन बतानी है, उसमें से बताना है कि ये तुम्हारा कितना एरर है, YRSME MSC सारा क्या है, रूट RSME
रूट नहीं, आर एम एस ही होता है, रूट मीन स्क्वायर बस। और फिर मीन स्क्वायर वो तो क्या है कि कितना दूर है कि उसमें रिग्रेशन आ गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाएगा, डिसीजन ट्री कुछ होता ही नहीं है, रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत आसान था। सी एन टू क्या है, मैं CNN जानता था। नेवी बाइस आज देखता हूँ, भी देखता हूँ, इसकी टंगड़ी मारो सबको। तो दैट्स ऑल।